जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग इंडियन इकोनॉमी, ये जो हमारा पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को अपने रिवीजन बैच में स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत एनालिटिकल नेचर का है, टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है। और यही कारण है कि एस्पिरेंट जनरली अपने प्रिपरेशन टाइम में इस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं और इसका बहुत बड़ा खामियाजा एग्जाम के दिन देखने को मिलता है। क्यों? मैं इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, आज हमारा चूंकि ये लेक्चर नंबर 1 है, तो आज की इस क्लास में इकोनॉमी, ये जो पूरा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किस प्रकार का है, कैसे प्रश्न इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस प्रश्नों के लिए आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना चाहिए, कौन सा सोर्स आपके लिए सफिशिएंट होगा, इन सब बातों को समझते हुए आज की इस क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है, जो हमारी इस पूरे कंटेंट का जो पहला टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्टेट पीसेस में इकोनॉमी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जो नेचर होता है वो सामान्य तौर पर एनालिटिकल नहीं होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्नों को देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि सब्जेक्ट से फैक्चुअल प्रश्नों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2024 का जो यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा हुई, उस परीक्षा में इकोनॉमिक्स के कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे। ये 18 प्रश्न कौन से? जो कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को शामिल करते हुए लगभग 18 प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा भाई, अगर इन 18 प्रश्नों में से मैं करंट अफेयर्स के, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को हटा दूं तो उनकी संख्या 5 थी करंट अफेयर्स की, बाकी स्टैटिक प्रश्नों की संख्या लगभग 13 थी, जो कि इकोनॉमिक्स के टॉपिक से पूछे गए थे। आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर ये जो 13 प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों का नेचर कैसा था? प्रश्न टफ थे, प्रश्न इजी थे, प्रश्न फैक्चुअल थे, या फिर प्रश्न बहुत एनालिटिकल नेचर के थे? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इन 13 प्रश्नों में से 4 प्रश्न तो आपके ऐसे थे, ठीक है, जो कि स्कीम्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना था। आपको भरोसा नहीं होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली 2024 के जो प्रश्न पूछे गए थे इकोनॉमिक्स टॉपिक्स के, उन टॉपिक्स के प्रश्नों में से जो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे, जहां पर आपको योजनाओं को एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना था, उन प्रश्नों की संख्या देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहां पर जो दिख रहा है, ठीक है, क्या है भाई? 4 योजनाएं दी गई हैं, इनको पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक के रेंज में यहां पर अरेंज करना है। ठीक है भाई, अगला देखो, फिर 4 स्कीम यहां पर दी गई है, उनको आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में यहां पर अरेंज करना है। चलो भाई, और देखो, फिर कह रहा है आप लोगों से कि 4 योजनाएं दी गई हैं, उन 4 योजनाओं को आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर से ध्यान दो, कह रहा है कि भाई 4 योजनाएं यहां पर दी गई हैं। अच्छा, इन योजनाओं के संदर्भ में कुछ विशेष पॉइंट दिया गया है, आपको उन योजनाओं के बारे में यहां पर ये पॉइंट बताना है। ठीक है, एक और प्रश्न देखो, यहां पर 4 योजनाएं फिर से दी गई हैं, पता नहीं वो 4 लोग, कहते हैं ना कि भाई आपके जीवन में वो 4 लोग हैं जो परेशान करेंगे, ये 4 योजनाएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, योजनाओं की क्रोनोलॉजी आधारित जो प्रश्न 2024 के पेपर में पूछे गए थे, उनकी संख्या एग्जैक्टली 4 है। 4 प्रश्न तो केवल योजनाओं को अरेंज करने के लिए पूछा गया है। अब अगर आप इसको इकोनॉमिक्स का प्रश्न मानते हो, जो कि मानना पड़ेगा, मजबूरी हमारी है, तो ये इकोनॉमिक्स का एकदम स्टैटिक, एकदम इजी पोर्शन बन जाता है। यहां पर कोई एनालिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको योजनाओं का साल याद करना पड़ेगा, जो कि अपने में एक टफ टास्क है, मैं वो भी याद कराऊंगा लास्ट में। लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अच्छा भाई, ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि कुल 18 प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, इसमें से 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे, बचे आपके 13 प्रश्न। इन 13 प्रश्नों में से 4 प्रश्न तो योजनाओं के क्रोनोलॉजी ऑर्डर के आए हुए थे। अब क्या किया जाए? अब ध्यान देना भाई आप लोग, अगर बाकी बचे अगर आप 7-8 प्रश्नों की बात करते हो, तो इन 7-8 प्रश्नों में से मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न ऐसे थे जो कि एनालिटिकल थे, बाकी सारे प्रश्न फैक्चुअल कॉन्सेप्ट के यहां पर पूछे गए थे। समझना, मैं ये एनालिसिस आपको क्यों कर रहा हूं, मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई कि इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट भले है जो कि सामान्य तौर पर एस्पिरेंट को परेशान करता है, लेकिन ध्यान देना, उससे डरना नहीं है। मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी का ये जो 50 पेज का नोट शेयर किया है, ध्यान देखना, ये नोट मैंने कहां शेयर किया हुआ है? तो जो हमारा इंटेंसिव रिवीजन मॉड्यूल प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारा बैच है इंटेंसिव रिवीजन वाला, वहां पर मैंने ये 50 पेज का इकोनॉमिक्स का नोट हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग शेयर किया है। सबसे पहला काम आप लोग ये करिए कि दोनों का आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लो, अपने अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोग उसका प्रिंट आउट निकलवा लो। और मेरी क्लास के साथ साथ देखो, मैं इस पूरे टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाने वाला हूं। मुझे इकोनॉमी पढ़ने में बड़ा मजा आता है, कारण समझिएगा आप लोग। दरअसल क्या है ना कि इकोनॉमिक एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
आपने कभी उसको इस तरीके से पढ़ा ही नहीं। अच्छा ये बताओ, हर व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहता है? गांधी जी को। कौन से गांधी जी? वो जो रंगीन कागज पर आते हैं ना गांधी जी, वो चाहता है। इकोनॉमिक्स है क्या? अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थशास्त्र धन का ही विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ कहा जाता है इसको। धन संबंधी जो स्टडी हम लोग करते हैं, जो जो मनी संबंधी हम लोग स्टडी करते हैं, वही है इकोनॉमिक्स। तो भाई जो चीज आप चाह रहे हो उसको पढ़ो क्यों ना, सबसे जरूरी है। भाई आप पैसा कमाओगे कल को, आप बात समझिएगा, आप पैसा कमाओगे तो आपको पैसा किस प्रकार से सेव करना है, पैसा किस प्रकार से खर्च करना है, ठीक है, पैसे को किस प्रकार से इन्वेस्ट करना है, ये सब पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए बेसिक इकोनॉमिक्स तो आपको जानना ही पड़ेगा। आज से जो हम लोग इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वहां पर मेरा पूरा पर्पस ये रहेगा कि ये 50 पेज के रिवीजन नोट्स के साथ साथ मैं इकोनॉमिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करता चलूं, आपको समझाता चलूं, ताकि आप इस पूरे टॉपिक से डरने की जगह पर इसको समझने पर फोकस करो, इसको पढ़ने पर फोकस करो। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब आइए टॉपिक को स्टार्ट करें। देखो भाई, मैंने पूरे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, मेरी थोड़ी सी गला खराब है, ठीक है, तबीयत खराब है, इसी वजह से मैंने आपकी ये क्लास को एक वीक आगे पोस्टपोन किया था, बट अभी भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। कोशिश करिएगा क्लास के साथ साथ आप चीजों को समझते चलना। मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को टॉपिक समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पूरे इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को, दरअसल हमारे सिलेबस के अंतर्गत भारतीय अर्थशास्त्र दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम लोग क्या करेंगे, लगभग 10 टॉपिक में यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कौन से 10 टॉपिक है? पहली क्लास में हम लोग क्या करने वाले, आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, अर्थशास्त्र का परिचय यहां पर लेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, वेवलेंट गुड्स क्या होते हैं। इस पूरे टॉपिक को आज की क्लास में लोग समझने पर फोकस करेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास हमारी होगी इन्फ्लेशन की, थर्ड क्लास हमारी होगी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की, फोर्थ होगी अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, नेशनल इनकम, जहां पर हम लोग जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, इन बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो प्लानिंग है, भारत में किस प्रकार से आर्थिक नियोजन स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान आया, 5 ईयर प्लान से पहले जब भारत गुलाम था उस समय किस प्रकार से भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग चल रही थी, बॉम्बे प्लान क्या था, उससे पहले कौन से प्लानिंग आई थी, उसको समझते हुए, पूरे घटनाओं को देखते हुए प्रेजेंट टाइम की कुछ वेलफेयर स्कीम्स जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना कि वर्ष 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में योजनाओं के क्रोनोलॉजी ऑर्डर के 4 प्रश्न आपसे केवल पूछे गए थे, ठीक है। तो स्कीम को देखना बहुत जरूरी है, तो उस बात को भी यहां पर हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। प्लस इसके साथ साथ पॉवर्टी एंड रिलेटेड कमिटीज, गरीबी और उससे संबंधित समितियां जो हैं, किस प्रकार से उन समितियों ने गरीबी को डिसाइड करने का प्रयास किया भारत के अंतर्गत, उसको देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, WTO, IMF, आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तो ऐसे जितने भी बैंक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनको हम लोग अपनी इस क्लास में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये 10 टॉपिक मैंने डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है, तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसको मैं आगे छोड़ता चलूंगा, क्योंकि रिवीजन क्लास में आप चाहते हो कि 10 क्लास में पूरे इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया जाए, इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैंने इसी क्लास के अंतर्गत, इसी नोट्स के अंतर्गत कुछ टॉपिक शामिल नहीं किए। जैसे आप देखो यहाँ पर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर का, ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को उसका नोट्स भी नहीं दिया और मैंने उसको यहाँ पर कवर करने के तौर पर शामिल भी नहीं किया, क्योंकि बहुत स्टैटिक है, केवल ईयर और केवल क्रोनोलॉजी वहां पर आप लोगों को देखनी है। कोशिश करूंगा मैं लास्ट क्लास में आपको उसको भी करा दूंगा, बट अभी के लिए मैंने उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया है। अच्छा भाई, इसके साथ इकोनॉमिक कर्व्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको हम लोग पूरे इन 10 क्लास के अंतर्गत लगातार हर क्लास में एक एक कर्व को देखते हुए इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक कर्व का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब देखो भाई, इसके अलावा मैंने कहा ना कि आपके जो 18 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आए थे, उनमें से 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के थे। जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस कराई हैं ऑलरेडी आरओ के टाइम पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक मैंने कराया बजट की, ठीक है। अच्छा, बजट की 2 क्लास आपकी हुई है, एक हुई है यूनियन बजट की और एक आपकी हुई है स्टेट बजट की। दोनों बजट की क्लास को दोबारा, तिबारा, चौबारा जरूर देखना, बहुत सफिशिएंट और बहुत ही अच्छी क्लासेस है, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो आई दृष्टि आया था, उस आई दृष्टि में इकोनॉमिक्स के पूरे पोर्शन को 3 से 4 क्लास में कंप्लीट कराया, ठीक है। मैं उन सब की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं किए, एक बार जाकर के वो क्लासेस वहां पर कंप्लीट कर लेना, तो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। 10 क्लास हम लोग लेंगे यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने के लिए, और ये 4 से 5 क्लास
जो मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स का कराया हुआ है उसको आप लोग एक बार दोबारा से कर लोगे तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट किया जाए पूरे इस पोर्शन को, ध्यान देना भाई। देखो जैसे एक है ना, मिर्जा गालिब की एक पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है, आपने सुनी भी होगी और आपने कहीं उसका प्रयोग भी किया ही होगा, ठीक है, बट उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। मिर्जा गालिब साहब ने बहुत पहले एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं, ठीक है, जिस काफिर पर दम निकले। मतलब क्या भाई, देखिए आप सबने यूपी पीसीएस की तैयारी को अपना टारगेट सेट किया है, अपना लक्ष्य बनाया, और अगर आपने टारगेट खुद तय किया है कि आपको ये करना, आपको ये परीक्षा पास करनी है, मोहब्बत आपने की है, भले वो कितना भी टफ क्यों ना, भले ही उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले, भले ही उसको देख करके कितनी भी हालत खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और एक बहुत इफेक्टिव मैनर में सब कुछ करते हुए आने वाला जो आपका 50 दिन का पूरा टाइम पीरियड है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी मोहब्बत पूरी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से चीजों को। देखो भाई, सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। हमने लगभग 10 मिनट का ये इस पूरी सीरीज को समझने का प्रयास किया, और आज जिस हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। जरूरी है भाई, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे एटलीस्ट उसको समझे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ये जो पहली क्लास है, इस पहली क्लास से हर साल आपको एक प्रश्न इकोनॉमिक्स के पेपर में देखने को मिल जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखो इकोनॉमिक्स है क्या, तो अर्थशास्त्र एक सोशल साइंस, एक सामाजिक विज्ञान है जो करता क्या है, तो लिमिटेड रिसोर्सेस को किस प्रकार से इफेक्टिव यूटिलाइज किया जाए, सर्वोत्तम किस प्रकार से उपयोग किया जाए, इसकी जो स्टडी होती है, जिस सोशल साइंस के अंतर्गत इसका स्टडी करते हैं हम लोग, वो है इकोनॉमिक्स। आपको अगर सर कुछ समझ में नहीं आया, सीमित संसाधन मतलब जैसे कि मानो आपको मंथली, ठीक है, 500 रुपए पॉकेट मनी मिलता है, बहुत कम बोल दिया मैंने, ठीक है मुझे पता है, बट 500 रुपए पॉकेट मनी मानो आपको मिल रहा है। ये क्या है, ये आपका लिमिटेड रिसोर्स है, सीमित संसाधन है। इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे होगा, जैसे कि मानो भाई, अब आप में से बहुत सारे दोस्तों ने क्या किया कि आप में से बहुत सारे दोस्तों ने 349 रुपए का रिवीजन प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, ठीक है, कि भाई पीसीएस अभ्यास एक रिवीजन प्रोग्राम चला रहा है, आओ उसको हम लोग ज्वाइन कर लेते, 349 रुपए का है। तो आपके पॉकेट मनी में से आपने 350 रुपीज का जो अमाउंट है वो रिवीजन अपनी स्टडी के लिए खर्चा कर दिया, बचा आपके पास कितना, 150 रुपए। अब उस 150 रुपए में क्या करेंगे भाई, मानो अब पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, आपकी जो पार्टनर है वो भी जरूरी है, तो 100 रुपए आपने निकाला, आप चले गए अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, कहाँ पर भाई, कॉफी पीने, कॉफी डेट पर चले गए, ठीक है, ये भी क्या हुआ, तो आपने उस 500 रुपए में से 100 रुपए खर्चा यहां पर कर दिया, बचा आपके पास लगभग 50 रुपए, ठीक है, टी शर्ट आती है ना, ध्यान देना, बचा आपके पास 50 रुपए, 51 रुपए अगर एग्जैक्टली हम टू बी प्रिसाइज जाए तो। ये 50 रुपए आपने सेव कर लिए, आपने बचत कर ली। ध्यान देना, आपकी पॉकेट मनी थी 500, जो कि एक सीमित संसाधन था, एक लिमिटेड रिसोर्स था। इस लिमिटेड रिसोर्स का आपने जो खर्चा किया वो एकदम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया है, यही है इकोनॉमिक्स। अब भाई बात मैं केवल 500 रुपए की तो करूंगा नहीं, एक सब्जेक्ट के तौर पर है, बात मैं केवल आपकी तो करूंगा नहीं। तो इकोनॉमिक्स करता क्या है, किसी इंडिविजुअल, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी गवर्नमेंट किस प्रकार से गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करती हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, और कैसे उनका कंजम्पशन करती हैं, सॉरी, इनकी स्टडी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मेन उद्देश्य यह है कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि अधिकतम संतोष, अधिकतम वेलफेयर और अधिकतम सेटिस्फेक्शन यहां पर हमको मिल पाए, यही है इकोनॉमिक्स। इसीलिए इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है कि भाई आपकी जॉब लगी, आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, और आपको पैसों को किस प्रकार से खर्चा करना है पता ही नहीं, आपको सेव करना पता नहीं, आपको पता ही नहीं कि एफडी क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि सिक्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से हम जो है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, आप भले ही कितना भी कमा रहे हो लेकिन आप पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ना और समझना जरूरी। अब ध्यान देना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत कहां से मानी जाती है, ठीक है, तो जो अरस्तु साहब थे, अरस्तु साहब ने एक अपनी बुक लिखी, ठीक है, उन बुक का नाम था ओशियोनोमिका,
ठीक है, ओइकोनोमिका। भाई आपको अगर सर ये क्या नाम है, तो ये एक लैटिन शब्द है, ध्यान देना आप लोग, लैटिन शब्द है जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ठीक है, ये दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द आपका है, इसको हम कहते हैं ओइकस, और दूसरा जो शब्द आपका उसको हम लोग कहते हैं नोमास। है क्या भाई? तो अरस्तु साहब जो कहते थे ना, ध्यान देना, ओइकस शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड, या फिर मैं कहूँ तो फैमिली, घर। ठीक है, इस बात को हम लोग कहते हैं ओइकस। ठीक है, तो हाउस होल्ड या फैमिली को कहा जाता है आप लोग का ओइकस। नोमोस क्या होता है? नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। ध्यान देना, प्रबंधन। तो ओइकोनोमिया क्या है? अरस्तु साहब ने अपनी इस ओइकोनोमिया बुक में कहा कि जो ओइकोनोमिया है वो फैमिली स्तर पर हाउस होल्ड के घर की वस्तुओं का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वही है इकोनॉमिक्स, वही है अर्थशास्त्र। तो ध्यान देना, अरस्तु साहब ने इकोनॉमिक्स को हाउस मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन के तौर पर डिफाइन किया। बात समझ रहे हो? बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, अरस्तु साहब ने सबसे पहले बोला कि भाई घर में जो उपलब्ध संसाधन है उनका मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। बात समझ गए? अब चीजें आगे बढ़ेंगी। एडम स्मिथ साहब आते हैं। एडम स्मिथ साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट इसलिए मेरे भाई कि इनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपको सर ये फादर मदर क्या पढ़ाते रहते हो दिन भर आप लोग, हर चीज में पूछता कहां पर एग्जाम में? मेरे भाई 2024 की जो परीक्षा हुई ना आपकी यूपीपीसीएस की, उसी में प्रश्न पूछा गया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इस व्यक्ति को कहा जाता है। वहां पर एडम स्मिथ का नाम नहीं दिया था। अगर आप पढ़ करके नहीं जाओगे तो प्रश्न गलत करके आओगे। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं हम लोग किसको? एडम स्मिथ साहब को। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, बुक का नाम क्या था? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद करना पड़ेगा। क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशंस। सामान्य तौर पर इस पूरी पुस्तक के नाम को, जो बहुत बड़ा नाम है, नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ, ठीक है, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इस पुस्तक को सामान्य तौर पर द वेल्थ ऑफ नेशन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो कभी आपसे प्रश्न पूछे, प्रश्न क्या पूछेगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर इतना थोड़ी प्रश्न पूछता है बुक के संदर्भ में। भाई मेरे 2024 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा है कि द वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है, दरअसल ऐसे प्रश्न नहीं पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था मैच द कॉलम में। ठीक है, 4 पुस्तकों के नाम आपको दिए गए थे और उन पुस्तकों के नाम के साथ उनके राइटर के नाम को आपको मैच कराना था। ठीक है, उसमें एक पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। तो बात समझ गए? एडम स्मिथ साहब, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, उनकी एक बुक है, बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक है। इस बुक में उन्होंने अर्थशास्त्र को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिक्स है वो धन का विज्ञान है। मैंने क्या कहा था अभी? भाई वो गांधी जी जो रंगीन कागज पर आते हैं, सब उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं जीवन भर। ठीक है, सबकी पहली प्रायोरिटी तो वही है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि पैसा मैटर नहीं करता है। भाई पैसा मैटर नहीं करता, ये बात कहने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। ध्यान देना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एडम स्मिथ साहब मेरी इस बात से एग्री करते हैं। एडम स्मिथ साहब भी वही कहते हैं कि धन का विज्ञान है ये। ठीक है, साइंस ऑफ वेल्थ है इकोनॉमिक्स। अच्छा भाई, आपको कहोगे सर इन्होंने तो कह दिया साइंस ऑफ वेल्थ है, इससे पहले भी हमने अरस्तु साहब को देखा था। अरस्तु साहब कह रहे थे कि हाउस होल्ड का जो मैनेजमेंट है वो है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स है क्या वास्तव में? देखो, बहुत सारे महानुभावों के द्वारा इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डिफिनीशंस दी गई अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि ध्यान देना, सबसे पहले डिफिनीशन जो आज हमने अभी देखी, वो देखी हमने क्या कि हाउस मैनेजमेंट के संदर्भ में एक डिफिनीशन आई। वो डिफिनीशन आई किसके द्वारा? वो आई अरस्तु साहब के द्वारा। ठीक है, अरस्तु साहब के द्वारा। इसके बाद जो सेकंड डिफिनीशन हमने देखा, धन संबंधी परिभाषा, वेल्थ बेस्ड डिफिनीशन, मनी संबंधी जो डिफिनीशन दिया गया, वो डिफिनीशन किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ साहब के द्वारा। एडम स्मिथ साहब की जो बुक है उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। उसी बुक में उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है? तो धन की एक विज्ञान है। समझ गए? अच्छा, अब देखो भाई, लेकिन एडम स्मिथ के साथ साथ ठीक है, एक मिल साहब और है। ठीक है, मिल मतलब ऐसे याद करो, मिल मतलब हो गया मनी। ठीक है, एम फॉर मिल, एम फॉर मनी। तो मनी संबंधी जो डिफिनीशन दिया गया वो एडम स्मिथ साहब तो दे ही रहे, हम याद करें द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इनके साथ साथ जेएस मिल साहब ने भी दिया है।
अच्छा भाई, और देखो इकोनॉमिक्स की कुछ और डिफिनीशन दिए गए, जैसे कि एक डिफिनीशन ये दिया गया स्कार्सिटी बेस्ड डिफिनीशन। क्या भाई? दुर्लभता संबंधी परिभाषा इकोनॉमिक्स की दी गई, जैसे कि ध्यान दीजिए, ऐसे याद करने का प्रयास करो इस बात को। ये जो स्कार्सिटी बेस्ड डिफिनीशन एक दिया किसने? तो एल रॉबिन्स ने दिया। याद है कैसे करेंगे हम लोग? याद ऐसे करो, देखो आप सबने एक बहुत लिजेंडरी हीरोइक कैरेक्टर के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है, एक लिटरेचर का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर रहा, रॉबिन हुड। नाम सुना है? रॉबिन हुड कौन था? तो रॉबिन हुड एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अमीरों से, ठीक है, अमीरों से धन छीन करके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये दुर्लभता स्कार्सिटी बेस्ड डिफिनीशन जो है वो कौन दे रहे हैं? वो रॉबिन हुड दे रहे हैं। रॉबिन्स नाम उनका है, एल रॉबिन्स, ठीक है। तो रॉबिन हुड से याद करिए आप लोग, एल रॉबिन्स का नाम याद रहेगा। आगे देखो, अब देखो भाई, एक डिफिनेशन दी जाती है इकोनॉमिक्स की जिसको हम लोग कहते हैं कि नीड फर्स्ट और सफिशिएंसी ओरिएंटेड इकोनॉमिक मॉडल, जैसे कि आवश्यकता और विहीनता संबंधी परिभाषा। भाई किस चीज की हमको आवश्यकता है, क्या चीज कमी है, इसके आधार पर हम लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। और ये डिफिनेशन दिया गया किसके द्वारा? जेके मेहता के द्वारा, ठीक है, जेके मेहता के द्वारा, ठीक है। ऐसे याद करो भाई, देखो तारक मेहता आप लोग देखते हो, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने तारक मेहता का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तारक मेहता संबंधी क्या बात करते हैं भाई? वो आवश्यकता और विहीनता की बात करते हैं, ठीक है, कि क्या वांटलेसनेस है, मतलब जो कृत्रिम इच्छाएं हैं उनको अगर हटा दिया जाए और केवल आवश्यकताओं की पूर्ति पर फोकस किया जाए तो जो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप होगी। वो डिफिनीशन किसके द्वारा दिया गया? तो तारक मेहता मतलब कि जेके मेहता जी के द्वारा दिया गया। याद करना इजी है, ठीक है, चीजें सिंपल है, ध्यान समझना। कुछ पहले फैक्चुअल पॉइंट को समझो, हम लोग एनालिटिकल पोर्शन पर भी आएंगे। आज हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने वाले, ठीक है, ध्यान देना। और देखो भाई, वेलफेयर बेस्ड डिफिनीशन, कल्याण संबंधी परिभाषा दिया गया आपका मार्शल, कैनन और पीगू महोदय के द्वारा। इसके अलावा मॉडर्न और डेवलपमेंट फोकस डिफिनीशन जो यहां पर लेकर के आई गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, वो लेकर के आ गया सेमुल्सन, बेनन और फर्गुसन के द्वारा, ठीक है। ये आपको क्या करना है? ये आपको याद करना है, आपकी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझो भाई, इतना तो क्या समझा आपने कि इकोनॉमिक्स को अलग अलग महानुभावों के द्वारा अलग अलग परिभाषा यहां पर दे करके डिफाइन किया गया है। मैंने आपसे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और कहा था, अभी क्या कहा था कि देखिए इकोनॉमिक्स है क्या? तो अरस्तु साहब कहते हैं कि हाउस मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि नहीं भाई, द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्र में जो धन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो है इकोनॉमिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक पार्ट आप लोगों का होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरा आपका होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर इसको हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। बहुत सिंपल याद करा, माइक्रो मतलब क्या? छोटा, मैक्रो मतलब क्या? बड़ा। तो माइक्रो छोटे स्तर पर इकोनॉमिक्स है, मैक्रो बड़े स्तर पर इकोनॉमिक्स है। आपको अगर सर ये कैसे याद किया जाए, क्या होता है, इसको समझ में नहीं आया, ध्यान दीजिएगा। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं? हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति किस प्रकार से मार्केट के अंतर्गत गुड्स और सर्विस की डिमांड कर रहा है, किस प्रकार से कोई संस्था किसी वस्तु अथवा सेवा का मार्केट के अंतर्गत सप्लाई कर रही है, किस प्रकार से उसका कंजम्पशन हो रहा है, ये सब चीजें पढ़ी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। छोटा पोर्शन है, एक इंडिविजुअल लेवल पर बात हो रही है, एक परिवार के स्तर पर बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये अरस्तु वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ये कहता है यार केवल एक परिवार के लिए थोड़ी हम इतने सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे, कुछ बड़ी बातें करो। तो बड़ी बातें क्या? ये बात करता है राष्ट्र की, कहता है कि भाई कोई नेशन में इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन किसी एक व्यक्ति के लिए तो बढ़ नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि भाई कि इस पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के लिए मुद्रास्फीति बढ़ी नहीं रही है, ऐसा तो हो नहीं रहा है। इन्फ्लेशन सबके लिए बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील किया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, बजट, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के तौर पर आते हैं। तो मेजर जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई का बहुत छोटा टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। तो ये है इकोनॉमिक्स के दो प्रकार, समझ गए। मानो आपसे प्रश्न ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और चार विकल्प दे, तो अब आप लोग टिक कर सकते हो। इजी टॉपिक है, इजी कॉन्सेप्ट है,
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ बातों को समझने का और प्रयास करो, ठीक है। मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा यहाँ पर बताते चलूंगा जो कि आप लोगों को समझना। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपसे एक टर्म डिस्कस किया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दरअसल पहले तो इसके अंतर को समझने पर फोकस करो कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। जब आप ग्रोथ मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास, इसके अंतर को समझ जाओगे ना तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जो ग्रोथ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब मात्रात्मक कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम संख्याओं की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा भाई, पिछले वर्ष हमारी जीडीपी मान लो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, ठीक है, ठीक है। अब वो बढ़ करके 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है। तो क्या हुआ, हम इकोनॉमिक रूप पर ग्रोथ कर रहे हैं, आर्थिक वृद्धि हो रही है, क्योंकि मात्रात्मक स्तर पर, क्वांटिटी स्तर पर हमने इंक्रीज कर लिया अपनी इकोनॉमी को। समझ रहे हो। ग्रोथ के अंतर्गत जो चीजें कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया था वो होता है प्रोडक्शन का। भाई कितना उत्पादन हम अपने यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, जीडीपी कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, ये सब चीजें आपका ग्रोथ के अंतर्गत आती है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट आपका एक आपका क्वालिटेटिव अप्रोच है, एक गुणात्मक अप्रोच है। आप कहोगे सर ये गुणात्मक अप्रोच क्या होता है। भाई देखो, ये डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, और ये वही विकास है जो 2014 से हो रहा है और अभी तक कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। मतलब आप लोग हो रहा है कि विकास आ रहा है, विकास आ रहा है, कहाँ है पता नहीं, कितना टाइम पीरियड लगेगा नहीं आइडिया। तो ये वही विकास है। वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट के मध्य में डिफरेंस क्या है, तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, एक मात्रात्मक कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट एक गुणात्मक कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम किस चीज की बात करते हैं विकास के अंतर्गत, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की, जीवन स्तर कैसा हमारे देश के अंतर्गत, ये होगी आप लोगों की डेवलपमेंट का एक पार्ट, ठीक है। तो विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका एक कॉन्सेप्ट के तौर पर आता है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे समाज के अंतर्गत, किस प्रकार से उसका प्रयोग वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है, किस प्रकार से समाज का वल्नरेबल ग्रुप, सुभेद्य समूह जो है वो उसका बेनिफिट ले पा रहा है, वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या, समझ गए आप। हो गए सर ये सब क्या समझा रहे हो, एग्जाम में प्रश्न थोड़ी इतना पूछेगा ऐसे चीजों से, मेरे भाई प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझना। अब बेसिक डिफरेंस समझ लो तो बहुत क्लियर सिंपल अर्थों में। जैसे कि मानो एग्जांपल लेते हैं अंबानी साहब का, ठीक है, अंबानी साहब का देश की जीडीपी 1 ट्रिलियन से बढ़कर के 2 ट्रिलियन हो गई। चलो भाई, देश में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, लेकिन जितना ग्रोथ हुआ, जो पूरा प्रोडक्शन हुआ, वो केवल एक परिवार के अंतर्गत, ठीक है। तो भी तो वो जीडीपी के अंतर्गत काउंट होगा, होगा कि नहीं होगा। जीडीपी भले बढ़ी लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वेल्थ एक जगह पर एक्यूमुलेटेड है, संपत्ति जो है एक जगह पर एकत्रित है। तो यही अंतर है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि 2024 में पूछा गया था, और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न, ध्यान दो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है 2 कथन दिया गया, अभिकथन और कारण, ठीक है, असर्शन और रीजन। यहां पर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विकास को, विकास मतलब क्या, डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट, विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया क्या कि डेवलपमेंट क्या है, एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, लाइफ ऑफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात हम लोग वहां पर करते हैं। वेरी गुड, चलो भाई। रीजन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय, जो पर कैपिटा इनकम है, में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है, ठीक है। अंदर कह रहा है ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये रीजन दिया गया। अब आपको करना क्या है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, ठीक है। सब लोग, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हो, इस सेशन को यहाँ पर अभी तक आप जुड़े हो, मुझे भी तो पता चले कि आप लोग इकोनॉमिक्स की क्लास कहाँ तक कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही बोर हो गए, क्लास बंद कर दिया, नहीं भाई। अगर आप क्लास को यहाँ तक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में इंटरेस्टेड हो, तो मुझे रिप्लाई करो, ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन करो, बताओ मुझे कि हाँ सर मैंने इस प्रश्न को सॉल्व किया और मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये होना है, ठीक है। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर यहाँ पर ड्रॉप करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा भाई, अब देखो थोड़ा सा आगे हम लोग यहाँ पर और बढ़ते हैं, ठीक है।
इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझने का प्रयास किया। यहाँ पर कुछ बातें और समझिए आप लोग जो कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। जैसे कि एक तो पहले ये याद करो कुछ फैक्चुअल चीजें, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि 2024 में एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न ये पूछा गया था मेरे भाई कि कुछ बुक्स थी, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, ठीक है। कुछ इकोनॉमिक्स की बुक्स दी गई हैं और उनके जो अर्थशास्त्री हैं, फिर जो लेखक है, उनका नाम दिया गया है, आपको मैच कराना है। मैंने अभी आपको एक बुक का नाम पढ़ाया, क्या, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। अच्छा, ये मत सोचना कि ये इस बार आपके एग्जाम में आया है इस वजह से मैंने आपके इसमें शामिल किया, नहीं भाई, ये प्रीवियस ईयर का टॉपिक है। पीवाईक्यू में एडम स्मिथ के ऊपर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन तो आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा, लेकिन समस्या क्या है, अगर आपको एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशन सही पता भी है तो भी मेरे भाई आप सही आंसर पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बाकी तीनों में आपको कंफ्यूज करके एग्जामिनर को पता है कि एस्पिरेंट जो आ रहा है वो पीवाईक्यू देख करके आ रहा है, तो उसने डी के सभी में 4 डाल दिया कि लो भाई मैच कराओ। एक तो मैं ही मैच करा करके दे दे रहा हूं, आयोग कह रहा है, ठीक है। तो अब ऐसो के लिए आपको बुक्स और उनके राइटर के नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं याद कराता हूँ कुछ बुक के नाम, ठीक है। मैं 4 दिया है, मैं समझा देता हूँ, पर याद हो जाएगा बहुत ईजी फॉर्मेट में। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, सोशलिस्ट थे, ठीक है। आपको इनकी बुक का नाम पता होगा, बहुत फेमस बुक रही है, ठीक है। द वेल्थ ऑफ नेशन मैंने आपको समझाया अभी, एडम स्मिथ का है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन्होंने वेल्थ, इकोनॉमिक्स को वेल्थ का साइंस के तौर पर डिफाइन किया, ठीक है। इसके अलावा देखो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये जो पुस्तक है ये सैमुअलसन साहब की है, ठीक है, सैमुअलसन साहब की है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किन्स साहब का है। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, रॉबिन्स साहब का है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल साहब का है। और हाउ टू पे फॉर द वार, जेएम किन्स साहब का। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बुक आपकी प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, ठीक है। सारी बुक प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। इनके अलावा कुछ बुक का नाम मैं आप लोगों को और बता रहा हूं, उन बुक के नाम नोट कर लो, ठीक है। जैसे कि एक बुक का नाम है इकोनॉमिक थ्योरी एंड, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसी के आधार पर दिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजंस, ठीक है। ये जो बुक है, ये बुक किसकी है, तो ये गुन्नार मिल्डाल साहब की, ठीक है। गुन्नार मिल्डाल साहब की ये पुस्तक है, याद करो। अगला देखो, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका अल्बर्ट और हिर्समैन साहब की है, ये भी आप लोगों को याद करना है। स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है किसकी, निकोलस कार्डर साहब की, निकोलस कार्डर साहब की, ठीक है। तो ये 3 पुस्तक को आप सब लोग अपने अपने कंटेंट में, जो कंटेंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, उससे मैं ये 3 बुक इसलिए शामिल नहीं किया था कि भाई जब हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे तो कुछ पॉइंट आप लोग लिखते चलो पहले, ठीक है। तो आप लोग काम क्या करो, यहाँ पर हेडिंग दे करके इन 3 पुस्तक का नाम और उनके राइटर के नाम यहाँ पर नोट डाउन कर लो। समझ गए मेरी बात, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब देखो भाई कुछ बातें और समझते हैं, ठीक है। एक बात समझने का प्रयास करो कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। बहुत बेसिक नेचर है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी हो सकती है। कैसी कैसी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या है, पूंजीवाद क्या है, बहुत समझना। पूंजीवाद सबसे मतलब खतरनाक एक इकोनॉमी का मॉडल है। क्या कहता है भाई, ये कहता है कि प्रोडक्शन का सारा जो सोर्स होगा वो प्राइवेट कंपनियों के पास होगा, प्राइवेट व्यक्तियों के पास होगा, जिससे होता क्या है कि कुछ लोग जो कि कुछ स्टफ, कुछ सामान, कुछ वस्तु, कुछ संपत्ति को ओन कर रहे होते हैं, वो दिन ब दिन रिच होते जाते हैं, अमीर होते जाते हैं, और वहीं पर जो व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा है वो काम करता रह जाता है, करता रह जाता है। ये है कैपिटलिज्म, बहुत सिंपल सी बात है। पूंजीवाद का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा बनाते जाओ, ठीक है। ये सिंपल सा कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका ज्यादा होती है। सेकेंड समझो, सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, बहुत सिंपल तौर पर समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो समझो गर्मी की छुट्टियां हैं आपके घर पर, ठीक है। आपके मामा मामी के बच्चे, आपके मौसा मौसी के बच्चे, आपके बुआ के बच्चे, सब लोग आए हुए हैं, ठीक है। पूरे कजन आपका जुटा हुआ है। आपके पिताजी आते हैं 10 चॉकलेट लेकर के, ठीक है, 10 चॉकलेट लेकर के आते हैं। वो क्या करते हैं, 10 बच्चों को एक एक चॉकलेट, इक्वली चॉकलेट देते हैं। ध्यान रखना, इक्वली चॉकलेट दे रहे हैं, आपके उस कजन को भी चॉकलेट दे रहे हैं, जिससे आपको देख करके चिढ़ हो रही है, ठीक है। बट समझिएगा, चॉकलेट उसको भी मिल रहा है और चॉकलेट आपको भी मिल रहा है इक्वल। ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी। भाई आप कैसे भी हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे भी है, गवर्नमेंट यहाँ पर अपना एफर्ट दे करके
उस चीज को बैलेंस करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी समझ गए। ये कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी दास कैपिटल, वो इसी आधार पर थी। और ये आपका ध्यान रखना, तो समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो पूरी परिकल्पना है, ठीक है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया होगा, जो वेल्थ ऑफ नेशन की बात करता है, जो धन संबंधी विज्ञान की बात करता है, इसका मतलब है एडम स्मिथ साहब। ठीक है, तो एडम स्मिथ साहब पूंजीवादी जैसे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के जन्मदाता माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स साहब समाजवादी के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, अगला आता है मिश्रित इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, बहुत सिंपल तौर पर ये भी समझने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे भाई आप क्या हो, आप अपने घर में बड़े भाई हो, ठीक है, आप कर रहे हो जॉब, आप जॉब कर रहे हो, मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, पैसा आपके पास आ रहा है, अच्छी बात, वेरी गुड। कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, अच्छी बात है, मेहनत करने। वहीं पर आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, भाई कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, देख के लगता हो कि महालखैरा इंसान है, लेकिन क्या आप उसको महीने का 500 रुपये पॉकेट मनी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी माता जी ने कहा कि भाई अपने छोटे भाई का ख्याल रखना है। ये क्या है, ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जहां पर मिल जाता है होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो माने जाते हैं जेएम किन्स, जॉन मेनाल्ड किन्स साहब। ध्यान रखना, सेम अर्थशास्त्रियों का नाम आपको रिपीट करता मिलेगा। ठीक है, किन्स साहब की आपने 2 पुस्तक देखी अभी, हाउ टू पे फॉर द वार और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। किन्स साहब के संदर्भ में आपने यहाँ पर ये भी देखा कि किन्स साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, किन्स साहब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपकी एक मिक्स्ड इकोनॉमी, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ गए मेरी बात को? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, जहां पर प्राइवेट प्लेयर, जहां पर गवर्नमेंट, दोनों साथ साथ में सह अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है, उनका को एग्जिस्टेंस वहां पर होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन जो फोकस होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो मेन फोकस होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास होता है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर आईओसीएल भी है, बीपीसीएल भी है, कोल इंडिया लिमिटेड भी है, यहाँ पर बीएसएनएल भी, यहाँ पर रिलायंस भी है। ठीक है, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों प्लेयर्स यहाँ पर आपको इक्वली देखने को मिल जाते हैं। बात समझ गए? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। आपने उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। अब कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और समझने का प्रयास करें। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं आपको एक क्वेश्चन चलो और देता हूँ। ठीक है, आपने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग और सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन ये देखो, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 का प्रश्न है। मैं प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, एक ही क्लास से आपने 2024 के 3 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। समझो कितना इंपॉर्टेंट क्लास है। आपको लग सकता है कि सर बहुत बोरिंग क्लास करा रहे हो, ठीक है, और देखो मैं पसीने में बैठा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला दर्द कर रहा है, आवाज आपको लग रही हो कि यार कि सर बोल कैसे रहे हो, लड़कियों की तरह से मतलब लो पिच में आप आवाज बोल रहे हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रश्न पढ़ो जल्दी से, क्या कह रहा है, आर्थिक समृद्धि, क्या कह रहा है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ के संदर्भ में, ध्यान रखना इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है मेरे भाई कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। और थर्ड कह रहा है कि जेएम किन्स, कौन जेएम किन्स, वही जॉन मेनाल्ड किन्स साहब, याद है, जो हाउ टू पे फॉर द वार और इंटरेस्ट मनी, और ये जो 2 बुक उनकी आपने देखी थी, आपने देखा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी के जो जनक है वो जेएम किन्स साहब है, याद आ रहा है? अभी हमने देखा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ध्यान रखना, जेएम किन्स अर्थशास्त्र के जनक है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न हमने डिस्कस किया, हमने एक एक पॉइंट डिस्कस किया इसका। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलो क्लियर। देखो हमने क्या देखा था अभी यहाँ पर, हमने कहा था ना कि जो जेएम किन्स साहब है, जो जेएम किन्स साहब है, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट दिया है। उनकी 2 बुक है, हाउ टू पे फॉर द वार, और उनकी एक बुक का नाम यहाँ पर हमने देखा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट इन मनी। समझ गए मेरी बात को? अब देखो, अब मैं आज की क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे एनालिटिकल टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं हर क्लास में कुछ एनालिटिकल पोर्शन को भी शामिल करूंगा, सो दैट कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको समझ में आए। ध्यान दो भाई,
देखो मैंने कहा ना कि हम लोग बात करते हैं मार्केट में किस चीज की, सप्लाई और डिमांड की, ठीक है, सप्लाई और डिमांड, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैं कहूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक, दोनों सप्लाई और डिमांड पर ही बेस्ड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई है क्या, एक नॉर्मल कंडीशन में, एक सामान्य परिस्थिति में एक होता है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम कहा जाता है। मांग का नियम क्या है, ध्यान समझने का प्रयास करें, ठीक है, आपको बहुत बेसिक तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या, ये आपका डिमांड, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर प्राइस, ठीक है। जैसे कि अब समझने का प्रयास करो, मानो कि मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, मानो पनीर है, ठीक है, आपको पनीर खाना बड़ा पसंद है, पनीर की सब्जी आपको अच्छी लगती है। पनीर इस समय मिल रहा है 100 रुपये किलो। आप क्या करोगे, मानो जब पनीर का प्राइस 100 रुपये किलो है, आप क्या करोगे, आप इसकी डिमांड यहाँ पर क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दो। आप इसकी डिमांड क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे ना। आप नॉर्मल टाइम में हो सकता हो कि सप्ताह में एक दिन पनीर खाते होगे, लेकिन जब पनीर का दाम 100 रुपये पर आ जाएगा, आप क्या करोगे, सप्ताह में 3 दिन पनीर खा रहे होगे। तो पनीर का डिमांड बढ़ गया, जैसे ही पनीर का प्राइस कम हो पनीर का डिमांड बढ़ गया। अच्छा भाई, शादी ब्याह का सीजन है, ठीक है, वेडिंग सीजन आ गया, पनीर की कीमत बढ़ करके हो गई 500 रुपये। पहले आप क्या कर रहे थे, आप नॉर्मल कंडीशन में एक सप्ताह में एक बार खा रहे थे, प्राइस कम हुआ, आपने एक सप्ताह में 3 बार खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वेडिंग सीजन आया, प्राइस बढ़ा, अब आप एक सप्ताह छोड़ो, आप महीने में एक बार शायद खा रहे होगे पनीर, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस बढ़ा, आपने इसका डिमांड कम कर दिया, आपका डिमांड यहां पर आ गया, ठीक है। ध्यान समझो, प्राइस और डिमांड में जो संबंध होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शन का होता है। मतलब आपका, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वस्तु का प्राइस कम हो रहा है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। समझ रहे हो? फिर समझाता हूं बहुत सिंपल तरीके से, ध्यान समझिएगा आप। हमने क्या किया, हमने 500 MCQ की एक सीरीज निकाली, ठीक है, बहुत शानदार सीरीज, मार्केट में बहुत चली। तो हमने क्या किया, हमने उसका प्राइस कर दिया 99 रुपए। जैसे ही प्राइस हमने 99 रुपए किया, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड बढ़ गई। अभी मैं उसका प्राइस अगर 999 कर दूं तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। यह है सामान्य परिस्थिति में लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम कहता है। किसी वस्तु की कीमत और किसी वस्तु की डिमांड दोनों में विपरीत संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और लॉजिक समझाओ, समझो भाई, दूध क्या था, जब नॉर्मल कंडीशन में दूध 40 रुपए प्रति लीटर है, आप डेली 1 लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हो, दूध का प्राइस घट करके हो गया 30 रुपए प्रति लीटर। आपने देखो इस समय क्या था, आप 1 लीटर कंज्यूम कर रहे थे, जब 30 रुपए प्रति लीटर हुआ, आपने 1.5 लीटर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई ठीक है, अब दूध का पनीर ही बना रहे हैं, दूध का जो है चाय दिन भर पी रहे हैं, दूध की कॉफी बना के पी रहे हैं, ठीक है। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, लेकिन जैसे ही इसका प्राइस फिर से बढ़ेगा, आप इसकी डिमांड क्या करोगे, आधे लीटर पर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो सामान्य परिस्थितियों में लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी वस्तु का डिमांड और किसी वस्तु की प्राइस इनवर्स होंगे, आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये जो कर्व आप लोग देख रहे हो, ये है लॉ ऑफ डिमांड का कर्व, ठीक है। क्या प्राइस यहां पर ज्यादा थी, डिमांड कम था, ठीक है, प्राइस यहां पर कम हुआ, यहां पर डिमांड आप लोग क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेशन होता है लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड किसके संदर्भ में बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर के संदर्भ में, कंजम्पशन के संदर्भ में, ठीक है। भाई डिमांड कौन कर रहा है, मांग कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, आप एक कस्टमर हो, आप कंज्यूम करने वाले उपभोगकर्ता हो, तो आप ही तो मांग कर रहे हो। हमेशा हर व्यक्ति, सामान्य परिस्थिति क्या है, हर व्यक्ति एफोर्डेबिलिटी की तरफ जाता है, वहनीयता की तरफ जाता है। वहनीयता क्या कहती है, प्राइस कम होगा ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगा खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई अंतर नहीं है, कोई समस्या नहीं है, एकदम बेसिक है। अब लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि किसी वस्तु की जो डिमांड है, किसी वस्तु की जो डिमांड है वो केवल उसके प्राइस पर डिपेंड नहीं करती है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, उस समय हम ये मानते हैं कि प्राइस के अलावा जितने भी अन्य वेरिएबल्स है, वो सारे वेरिएबल्स क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहे हैं। चेंज उस समय केवल मूल्य हो रहा है, और जब केवल मूल्य चेंज होगा तो डिमांड उसके इनवर्स तौर पर आगे पीछे होती रहेगी, ठीक है, बेसिक चीजें। लेकिन
भाई इतना सिंपल अगर इकोनॉमिक्स होता तो हम इकोनॉमिक्स को सिंपल मानते ना। इकोनॉमिक्स टफ क्यों है? क्योंकि हर जगह अपवाद है, यहां पर कुछ अपवाद समझने का। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डिमांड दो जगह पर फेल होती है। कहां कहां मैं आपको बहुत बेसिक तौर पर समझाऊंगा। पहला फेल होती है आप लोगों की गिफिन गुड्स के संदर्भ में। गिफिन गुड्स क्या होते हैं? तो गिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर मतलब निम्न कोटि की, एकदम खराब क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं गिफिन गुड्स। इनका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों नहीं होता समझिएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या था कि प्राइस बढ़ रही थी, डिमांड कम हो रहा था। लेकिन गिफिन गुड्स के संदर्भ में क्या है, अब समस्या समझो। जैसे देखो, एक मानो एक गरीब व्यक्ति है, उसका जो एक लंच टाइम का भोजन है, ठीक है, वो अपने लंच टाइम के भोजन में दो चीजें शामिल करता है। क्या? राइस और मीट। ठीक है, एक गरीब व्यक्ति के प्लेट में लंच टाइम में दो चीजें होती है, राइस और मीट। अब हुआ क्या कि भाई राइस जो उसके लंच टाइम का जो खर्चा है वो मानो 10 रुपए का खर्चा है, ठीक है, और जो मीट खाता है उसका खर्चा है 90 रुपए का। ठीक है, उसका टोटल बजट था एक लंच का 100 रुपए, जिसमें से वो 10 रुपए आपका राइस पर खर्चा कर रहा था और 90 रुपए आपका क्या कर रहा था, मीट पर खर्चा कर रहा था। हुआ क्या कि राइस का दाम बढ़ गया। राइस का दाम बढ़कर के हो गया 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए। अब समस्या क्या है कि भाई उसका बजट 100 रुपए फिक्स है, राइस का दाम बढ़ गया, लेकिन अब वो ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि भाई राइस महंगा होगा तो छोड़ो, हम क्या करेंगे, हम केवल मीट खाएंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि मीट उसकी औकात से बाहर है, वो 90 रुपए से अधिक का मीट खरीद ही नहीं सकता है, उसका बजट हिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो चावल का कंजम्पशन और बढ़ा देगा। बढ़ाएगा क्यों? क्योंकि वो अब मीट खरीदना कम कर देगा। ठीक है, मीट की क्वांटिटी कम कर देगा, और जो मीट की क्वांटिटी कम होगी तो उस क्वांटिटी को पूरा करने के लिए वो चावल का कंजम्पशन स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? मैं फिर समझा दूं, समझना। देखो लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सी। लेकिन गिफिन गुड्स एक ऐसी वस्तु होती है जो कि निम्न कोटि की आवश्यक वस्तुएं होती हैं। ठीक है, आवश्यक वस्तुएं हैं तो भाई कैसे भी उनका कंजम्पशन तो हमको करना ही करना है। चावल का कीमत बढ़ गया, लेकिन अब कीमत बढ़ गया तो उस गरीब व्यक्ति के पास विकल्प ये नहीं है कि वो मांस का कंजम्पशन बढ़ा दे, वो मीट का कंजम्पशन बढ़ा दे, वो नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वो इसी चावल का कंजम्पशन बढ़ाएगा। बढ़ाएगा इसलिए पहले 10 रुपए खरीद रहा था, अब वो हो सकता है 40 रुपए का चावल खरीदेगा। ठीक है, 40 रुपए चावल खरीद, उसका डिमांड बढ़ रही है। डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो मीट को नहीं खरीद सकता एक्स्ट्रा, वो चावल खरीद रहा है, मीट की डिमांड को वो कम करेगा अपना, और जो मीट की डिमांड कम होगी, जो प्रोटीन उसके शरीर में कम जाएगा, वो चावल के माध्यम से उसको पूरा करने पर फोकस करेगा। ठीक है, यही होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स लो क्वालिटी की, सॉरी गिफिन गुड्स जो होते हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। समझ गए? अब समझो कुछ और वेरिएबल, मैंने कहा ना कि कुछ और भी वेरिएबल होते हैं जो कि आपके डिमांड को चेंज करने पर फोकस करते हैं। जैसे कि समझिएगा, एक होता है फियर ऑफ शॉर्टेज, कि अकाल का ऐसा ना हो कि भाई ये शॉर्टेज हो जाए मार्केट में, और इस चक्कर में लोग उसका खरीदना ज्यादा स्टार्ट कर देते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मानो, ठीक है, मानो क्या हुआ, आलू की कीमत, ये एक बहुत रियल एग्जांपल है, ठीक है, आलू की कीमत अचानक से बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब गरीब को पता है यार कि अब आलू की कीमत बढ़ गई, तो ये वो गरीब व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि वो आलू छोड़ करके पनीर खरीदना स्टार्ट कर दे, नहीं, वो उसकी मजबूरी, वो आलू ही खरीदेगा। तो वो आलू को और ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देता है। कीमत बढ़ चुकी है बट फिर भी वो और खरीद रहा है, ताकि स्टॉक में उसके पास रहेगा, और जब स्टॉक में रहेगा तो आगे उसको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सब आप पे गिफिन गुड्स के एग्जांपल होते हैं। प्रेजेंट टाइम में गिफिन गुड्स बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। कारण क्यों? क्योंकि हर वस्तु का विकल्प उपलब्ध है। अरे भाई आलू नहीं खाएंगे हम क्या कहते हैं, कुछ और चना खरीद लेंगे, हम कुछ मोटे अनाज खरीद लेंगे, हम काबुली चना खरीद लेंगे, हम सोयाबीन खरीद लेंगे, हम कुछ अदर विकल्प पर शिफ्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में चूंकि ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो गिफिन गुड्स देखने को नहीं मिलते हैं। प्लस इसके साथ साथ लोगों का कंजम्पशन पैटर्न बहुत अलग है। पहले क्या था भाई, पहले मजबूरी है, रोटी आलू रोटी आलू रोटी आलू खाए जा रहे थे। अब क्या है,
अब आलू के साथ साथ 10 विकल्प हमारे पास और है, मैंने आपको 10 विकल्प गिरा दिया ना, मशरूम है, पनीर है, चना है, काबुली चना है, ठीक है, आप दाल खा सकते हो, आपके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, आपके पास गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, भाई आलू की कीमत बड़ी, सरकार ने सब्सिडी दे दिया, गिवन गुड्स पर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ वहां पर, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में गिवन गुड्स बहुत रेयर देखने को मिलती है, बात समझ गए, क्लियर कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई और समझो, मैंने कहा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है दो जगह पर अप्लाई नहीं होती है, एक तो आपका गिवन गुड्स हो गया, दूसरा आपका होता है वेवलेंट गुड्स। वेवलेंट गुड्स क्या होते हैं, ये कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो भाई लग्जरी प्रोडक्ट है, समस्या क्या है, जैसे कि मैं आपको बहुत बेसिक तौर पर अगर समझाऊं तो आप ऐसे समझने का प्रयास करो कि आप एग्जांपल लो आईफोन से, ठीक है, आईफोन से, आईफोन की कीमत अभी है 60,000 रुपये, ठीक है, 60,000 रुपये मान लो एक आईफोन की कीमत है। नया आईफोन लॉन्च होगा कितने रुपए का, 80,000 रुपये का। मार्केट में अभी भी 60,000 वाला आईफोन है, लेकिन लोग क्या करेंगे, लोग सीधे 80,000 वाले आईफोन पर शिफ्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि एक स्टेटस सिंबल है, भले ही इसका प्राइस बढ़ा लेकिन इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो वेवलेंट गुड्स वो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, गिवन गुड्स क्या होते हैं, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। लेकिन जो वेवलेंट वस्तुएं होती हैं वो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, उनकी उनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, कारण क्योंकि ये स्टेटस सिंबल होते हैं, इनकी हाई कीमत ही इनके स्टेटस को दिखाती है। जैसे कि भाई कुछ कुछ कंपनियां लग्जरी बैग बनाती है, लड़कियों वाला, महिलाओं के जो बैग होते हैं ना, बैग बनाती है। अब वो बैग इतना घटिया घटिया बनाती हैं, बट चूंकि उस पर उनका लोगो लगा रहता है, उन पर उनका स्टैंप होता है, उस कंपनी का नाम लिखा रहता है, इस कारण से उसका उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए उसकी डिमांड भी उसी प्रकार से बढ़ती है। आपको पता है 25-25 लाख का एक बैग आता है, 25-25 लाख का एक बैग आता है, क्यों, क्योंकि वो वेवलेंट गुड्स है, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बात समझ गए आप लोग, मांग का नियम बेसिक का। अच्छा भाई अब एक बात यहाँ पर आप लोग और समझो, इनकम के आधार पर, ठीक है, इनकम के आधार पर हम लोग वस्तुओं की दो कैटेगरी और बनाते हैं, ठीक है, जो गुड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी और बनाते हैं। एक होता है तो होता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है भाई, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि आपकी जब इनकम बढ़ी, आप क्या हुआ, आपकी इनकम जैसे बढ़ी, आपकी आय जैसे बढ़ी, आप नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा कर दोगे, आप नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन क्या कर दोगे, ज़्यादा करने लगो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बता समझिएगा आप लोग, ठीक है। मानो मैंने जब इस टीचिंग फील्ड में मैं स्टार्ट किया, कुछ पैसे कमाना मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहला काम मैंने क्या किया पता है, जो सबसे पहली वस्तु मैंने अपने लिए खरीदी वो थी साइकिल। अब आप कहोगे सर साइकिल, आप साइकिल खरीदे हो, एग्जैक्टली 2019 में, 2019 के राउंड में मैंने सबसे पहला अपने लिए खरीदा एक साइकिल। क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए नॉर्मल गुड्स है, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ी, मैं पहले पैदल चलता था, अब मैं साइकिल पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लूँगा स्कूटी, स्कूटी पर चला रहा हूँ, अभी क्या होगा, अभी स्कूटी पर ही औकात है मेरी, उसके बाद जब औकात बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम बाइक पर शिफ्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम 4 व्हीलर पर शिफ्ट करेंगे। तो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल गुड्स है, आपकी आय बढ़ रही है तो आप उन वस्तुओं की डिमांड को बढ़ा रहे हो, आप उन वस्तुओं की मांग को बढ़ा रहे हो, सिंपल लॉजिक। आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ, समझिएगा। जैसे भाई, जैसे पहले मेरे पास क्या था, मेरे पास पहले जब मैं IIT में गया था तो मेरे पास एक कीपैड वाला फ़ोन था, सैमसंग गुरु करके एक आता था, 1102 या कुछ ऐसा मॉडल था, ठीक है, कीपैड फ़ोन था। मैं उस कीपैड फ़ोन को लेकर के IIT के अंदर गया था, 2 साल तक मैं उस कीपैड फ़ोन को यूज़ किया, ठीक है। क्या भाई, नॉर्मल गुड्स है, हमारी इनकम नहीं है तो मैं खरीद नहीं रहा, मेरी थोड़ा सा पैसा आना स्टार्ट हुआ, कुछ स्कॉलरशिप मिला मुझे, स्टार्ट हुआ, मैंने सबसे पहले अपने लिए एक फ़ोन खरीदा रेडमी का, ठीक है, रेडमी का, ठीक है। तो अब देखो इनकम बढ़ रही है, मैं लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा हूँ, ये नॉर्मल गुड्स कहलाते हैं, ये सामान्य वस्तुएं होती हैं। नॉर्मल लॉजिक इस प्रकार से वर्क करना चाहिए, ठीक है, कि आपकी आय बढ़ रही है, अब वस्तुओं की मांग को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद अब और थोड़ा सा पैसा आना स्टार्ट हुआ तो मैं आईफोन पर शिफ्ट कर गया, ठीक है, आईफोन पर शिफ्ट कर गया। ये है नॉर्मल गुड्स की डिमांड इनकम के अकॉर्डिंग। कुछ वस्तुएं होती है इसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हो, आप उनका कंजम्पशन बंद कर देते हो। जैसे कि भाई पहले क्या था, पहले हम लोकल सर्फ यूज कर रहे थे अपने कपड़े धोने के लिए,
अब पैसा आना स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया, अब सर्फ एक्सेल यूज कर रहे हैं। पहले क्या था, तो हम कोई लोकल पेन यूज करते थे, लिको पिको वाला पेन यूज करते थे, 3 रुपए का पेन आता था। पैसे आने स्टार्ट हुए, हम धीरे धीरे स्मार्ट पेन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट, अच्छे पेन हमने खरीदना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये क्या है, तो इन्फीरियर गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जो खराब क्वालिटी की होती हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आप उन वस्तुओं का प्रयोग कम करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल समझना, अब देखो, पहले क्या भाई, हम मोटा चावल यूज कर रहे थे, खा रहे थे, लेकिन पैसा आना स्टार्ट हुआ, हमने मोटा चावल का कंजम्पशन बंद कर दिया। पहले हम लोकल साबुन यूज करते हैं, लाइफबॉय से नहाते थे, अब क्या है, लाइफबॉय आ दिया, 50 तो आ गया है स्किन केयर में, रेटिनॉल तो सैलिसिलिक एसिड तो दुकान निन्सामाइड की क्या क्या, ये क्या है, तो अब लोकल साबुन की जगह पर आप दूसरे सब्जेक्ट सामान यूज कर रहे हो। ठीक है, पहले सस्ते कपड़े पहनते थे, अब महंगे कपड़े पहन रहे हो। ठीक है, तो ये वो वस्तुएं हैं, आपकी इनकम बढ़ने के पश्चात इनका डिमांड कम हो गया, इनका डिमांड कम हो गया। बात समझ रहे हो, तो नॉर्मल गुड्स वे गुड्स होते हैं जो कि इनकम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती है, इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जब जिनकी इनकम बढ़ने के साथ डिमांड कम होती है। ठीक है, तो आपने 4 प्रकार की वस्तुओं का एग्जाम्पल देखा। पहला आपने क्या देखा, गिफिन गुड्स देखा, फिर आपने वेवलिन गुड्स देखा, फिर आपने नॉर्मल गुड्स देखा, और फिर आपने देखा इन्फीरियर गुड्स। ध्यान देना, स्टार्टिंग के जो 2 थे वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, मांग के नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं, वेवलिन गुड्स लग्जरी गुड्स होते हैं। याद करना, प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा गिफिन गुड्स है, निम्नलिखित में से कौन सा वेवलिन गुड्स है, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना बेसिक चीजें। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आप लोग डेवलप करो। समझ गए मेरी बात को, इस बात को ना बहुत अच्छे समझाया हूँ मैं, सिंपल भाषा में समझाया हूँ, कोई बहुत टफ चीज नहीं यूज किया। यहीं पर एक बात और समझो, मैंने आपने कहा कि 2 चीज होती हैं, डिमांड और सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड तो आपने समझ लिया, एक कस्टमर के पॉइंट से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीजों को देख लिया। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को समझो, सप्लाई के कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, मानो आप एक किसान हो, ठीक है, बहुत बेसिक समझा रहा हूं, आप एक किसान हो, ठीक है, आप कृषिगत वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हो मार्केट में, आप किस चीज पर फोकस करोगे, आप फोकस करोगे प्रॉफिट पर, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर अगर किसी वस्तु का प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो आप उसकी सप्लाई भी कम कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर उस वस्तु का प्रॉफिट ज़्यादा है, आप उसकी सप्लाई ज़्यादा करने पर फोकस करोगे। ठीक है, आप वही वस्तु तो उगाओगे ना जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। समझो, 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए एक वस्तु बी, एक है आपका गेहूं और एक आपका है, ठीक है, मान लो चावल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि गेहूं पर आपको 2 रुपये प्रति किलो फायदा होने वाला है, जबकि चावल पर आपको 10 रुपये प्रति किलो फायदा होने वाला है। तो आप किसका प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे, आप चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे ना। तो जिस वस्तु में प्रॉफिट ज़्यादा होगा आप उसकी सप्लाई ज़्यादा करोगे। ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का नियम ये कहता है। बात समझ गए, तो लॉ ऑफ सप्लाई में प्रॉफिट और सप्लाई में एक सिंपल रिलेशन होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। वहीं पर हमने देखा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था, लॉ ऑफ डिमांड कह रहा था कि भाई जैसे जैसे उस वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या होगी, ठीक है, कम होती जाएगी। तो अगर हम उन दोनों कर्व को एक जगह पर प्लॉट करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ध्यान समझिएगा। एक ऐसा कंडीशन है यहां पर, ठीक है, यहां पर इस वाले कंडीशन में, इस वाले कंडीशन में आपको प्रॉफिट कम हो रहा था इसलिए आप सप्लाई कम कर रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान दो, तो इस कंडीशन में क्या है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, आपको एक अंतर देखने को मिल रहा है मार्केट से। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या होती है, इकोनॉमिक सबसे अच्छा कब होता है, जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो। हमेशा तो संभव नहीं है, लेकिन डिमांड और सप्लाई बराबर होना किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि संभव नहीं होता। इसी आधार पर इन्फ्लेशन आता है। अगली क्लास में हम इन्फ्लेशन को डिस्कस करेंगे, मुद्रास्फीति को समझने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर इस टॉपिक को बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड बहुत बेसिक चीज है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा भाई चलो, मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा पहले और आगे की कुछ बातों को समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो, एक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है, जो किस प्रकार से मेजरमेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसके बहुत सारे मेथड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा बहुत सारे मेथड दिए गए। जैसे कि हम क्या करते हैं भाई, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं,
हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। ये सब क्या, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके हैं। बात समझ रहे हो ना, समझो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा जनरेट किया गया। जैसे कि बेसिक नीड अप्रोच, किसी भी समाज में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वर्ल्ड बैंक लेकर के आया था। ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन है? वर्ल्ड बैंक है। PQLI 2019 में एक प्रश्न पूछा था आयोग ने, क्या कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो मोरिस डी मोरिस व्यक्ति के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो भाई, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति तुलना, इसको हम लोग कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं। PPP मेथड जो होता है ये गुस्ताव कैशल के द्वारा दिया गया था और सबसे पहला प्रयोग उसका IMF ने अपने यहाँ पर किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के पर्पस। यूनाइटेड नेशन क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है। 2018 में इस टॉपिक से बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था कि HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको किसके द्वारा जनरेट किया गया, इसके प्रतिपादक कौन है? ध्यान देखिए, पाकिस्तान के एक थे महबूब उल हक, ठीक है, अर्थशास्त्री थे, और भारत के थे अमर्त्य सेन। इन दोनों लोगों ने मिलकर के सबसे पहले UNDP के लिए क्या किया? तो HDI के कॉन्सेप्ट को जनरेट किया। ठीक है, तो ये 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के तरीके हैं। बेसिक नीड अप्रोच वर्ल्ड बैंक, PQLI मोरिस डी मोरिस, PPP मेथड आपका गुस्ताव कैशल IMF ने प्रयोग किया था, और HDI आपका महबूब उल हक और अमर्त्य सेन और UNDP। ये आपको याद यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखो भाई, जो अगस्त कामटे साहब हैं, ठीक है, अगस्त कामटे एक महानुभाव हैं, सोशलिस्ट हैं, ठीक है, समाजशास्त्री हैं। उन्होंने एक सोशल डेवलपमेंट का, ठीक है, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट को 3 फेज में डिवाइड किया, 3 चरण उसके बताए। किस बुक में? तो उनकी पुस्तक का नाम है द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। इसके अंतर्गत सोशल डेवलपमेंट को उन्होंने 3 चरणों में डिवाइड किया है। और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि प्रत्येक समाज, ठीक है, धार्मिक चरण, आध्यात्मिक चरण और सकारात्मक चरण, इस पर्पस से, इस तरीके से ग्रोथ करता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट के ये 3 मेथड होते हैं, ये 3 स्टेज होते हैं। ये प्रश्न 2021 में एग्जाम में पूछा है, क्या कि सामाजिक विकास के 3 चरणों का नियम किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है अगस्त कामटे साहब के द्वारा। ठीक है, अगस्त कामटे साहब के द्वारा, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो, मैं फिर से आज की इस पूरी क्लास को समराइज करता हूं बहुत बेसिक नेचर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा सबसे पहले ये कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो हमने देखा कि जो अरस्तु साहब थे, उन्होंने कहा यार कि देखो, ओइकोनोमी, उन्होंने एक टर्म दिया, लैटिन शब्द था, ओइकस और नोमस मिलाकर बनाया गया था। ठीक है, जो कि हाउस मैनेजमेंट की बात करता है, गृह प्रबंधन की बात करता है। ठीक है, तो अरस्तु साहब गृह प्रबंधन की बात करते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद आते हैं एडम स्मिथ साहब, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने कहा कि भाई धन का विज्ञान है इकोनॉमिक्स। ठीक है, गांधी जी की पूरी स्टडी है, नीले हरे पीले कागज वाला। ठीक है, यह है आपका एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट द वेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अन्य इकोनॉमिस्ट महानुभावों ने इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन दी। जैसे कि एक डिफिनीशन आई आपकी वेल्थ बेस्ड डिफिनीशन, जो कि एडम स्मिथ साहब तो देते ही देते, इसके अलावा मिल साहब भी देते, मनी साहब, मिल साहब। याद करने का तरीका याद था। स्कार्सिटी बेस्ड डिफिनीशन, जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, वो रॉबिन हुड से याद करिए, रॉबिन साहब को। ठीक है, रॉबिन साहब ने दिया। वांटलेसनेस, आवश्यकता और विहीनता संबंधी जो परिभाषा है, वो तारक मेहता के जेके मेहता के द्वारा दिया गया था। ठीक है, वेरी गुड। कल्याण संबंधी परिभाषा 3 लोग यहां पर नाम आता है, मार्शल, कैनन और पीगू महोदय। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो, इसके अलावा मॉडर्न डेवलपमेंट फोकस डिफिनीशन जो दिया गया, वो दिया गया सैमुअल्सन, ठीक है, बेनम और फर्गुसन के द्वारा। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना पड़ेगा, रटने वाली चीजें हैं। मैंने कहा पहले ही कहा आप लोगों को कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इकोनॉमिक्स 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो 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 मतलब वेस्टी, मैक्रो मतलब समष्टि, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब हम एक छोटे स्तर पर बात करेंगे, मैक्रो मतलब देश के स्तर पर बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ो। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। इससे 2024 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करिएगा। ग्रोथ मतलब एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग GDP, GNP, NI, इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, कुछ बुक्स मैंने आप लोगों को 3 बुक्स का नाम यहाँ पर और बताया, और यहाँ पर कुछ बुक्स की मैंने लिस्ट दी हुई है। ठीक है, तो ये सारे बुक्स आप लोग एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट बुक्स है। और देखो भाई, इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। ठीक है,
जो देशों की अर्थव्यवस्था होती है 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। एडम स्मिथ साहब वेल्थ की बात करते तो पूंजीवादी होंगे वो, ठीक है। कार्ल मार्क्स साहब समाजवादी थे, दास कैपिटल आपने इनकी बुक का नाम देखा, आपने उसको देखा। भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिस कॉन्सेप्ट को जॉन मिनाल्ड किन साहब ने दिया था, ठीक है, जॉन मिनाल्ड किन साहब ने दिया था। इसके अलावा देखो फिर हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल सी बात है, चूंकि हम एक कंज्यूमर के तौर पर बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि वो एफोर्डेबल हो, वो सस्ता हो, इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, बेसिक लॉजिक। लेकिन बेसिक लॉजिक हर जगह पर अप्लाई नहीं होता है, तो दो कंडीशन आती है गिवन गुड्स और वेवलेन गुड्स की। गिवन गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स है, लेकिन प्राइस बढ़ने पर भी इनकी कीमत बढ़ रही है क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी है। बात समझ रहे हो ना आप लोग, ये मजबूरी समझना, मजबूरी बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। अच्छा भाई, यहीं पर हम कुछ बातें और समझते हैं। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले तो इस बात को समझो आप ना कि रिवीजन बहुत जरूरी है आपके लिए। रिवीजन जरूरी इसलिए है, वो एक फिराक गोरखपुरी साहब का अपने एक लाइन सुना होगा कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हो ऐसा भी नहीं। इसका मतलब क्या है, फिराक गोरखपुरी साहब ने आपके लिए बात कही है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, मतलब एक मुद्दत से मैंने तुम्हारा रिवीजन नहीं किया है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न सामने तो क्या हो रहा है, हम तुम्हें भूल गए हो ऐसा भी नहीं। मतलब क्या, प्रश्न देख रहे हैं, लग रहा है यार ये रमन सर कुछ तो पढ़ाए थे यार, कुछ तो बता रहे थे गिफिन वेवलेन, लेकिन क्या बता रहे थे याद नहीं आ रहा है। तो बिना रिवीजन के ना आपकी वो फिराक गोरखपुरी वाली कंडीशन हो जाएगी कि मुद्दत से तेरी याद आई ना और तुझे भूल गए हो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा नहीं याद है, सबसे वर्स्ट कंडीशन यही कंडीशन है, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन करते चलो मेरे साथ साथ पहले। अब यहाँ पर कुछ बातें और समझो, मैं बहुत बेसिक बातें आपको समझा रहा हूँ। गिफिन गुड समझ के वेवलेन गुड और समझना। वेवलेन गुड्स क्या है कि लग्जरी प्रोडक्ट है, प्राइस बढ़ रही है बट फिर भी डिमांड बढ़ रही है। गिफिन गुड्स में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, बट गिफिन गुड्स इंफीरियर गुड्स थे, खराब क्वालिटी की वस्तुएं थी, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा भाई, मैंने फिर आपको समझाया इनकम के आधार पर दो प्रकार की वस्तुएं, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। इंफीरियर गुड्स क्या है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है। सिंपल लॉजिक। अब समझो यहाँ पर एक बात और समझने, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर एक टॉपिक और समझाता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे अभी ध्यान आया तो सोचा ये समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, प्राइस के आधार पर, मूल्य के आधार पर भी हम क्या करते हैं ना, दो प्रकार के और वस्तुओं की कैटेगरी बनाते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा था, स्थानापन्न, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरे को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं। अब समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझो। कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्स्टिट्यूट वस्तुएं हैं, कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं हैं, तो याद करो सब्स्टिट्यूट वस्तुएं क्या, स्थानापन्न, उसको कोई चीज रिप्लेस कर दे, जैसे कि आपका एक्स या आपकी एक्स, और उसको आपकी करंट पार्टनर ने रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, ये स्थानापन्न वस्तुएं हो गई। कहोगे सर आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, नहीं ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, चीजों को समझने के पॉइंट से समझो आप लोग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं जैसे कि आप और आपकी पार्टनर, ठीक है, आप और आपकी पार्टनर, भाई दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, ठीक है, ये है। अच्छा, आपको सर थोड़ा सा और लॉजिक दो, तो बर्गर और फ्राई, हमें जाते हो ना, बर्गर फ्राइज खाते हैं साथ में, ठीक है। लोग पिज्जा और कोक साथ में पीते हैं, ठीक है। लोग चाय और बिस्किट साथ में खाते हैं। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु है, एक साथ दोनों एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब भाई और समझो लॉजिक, फ्यूल और कार, बहुत बेसिक लॉजिक है, ठीक है। भाई फ्यूल का उपयोग कहाँ पर है, कार में, कार को तभी चलेगी जब फ्यूल रहेगा, तो दोनों आपस में डिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जांपल से समझने का प्रयास करो चीजों को, ठीक है। बहुत लंबे लंबे टेक्निकल टर्म नहीं देना चाह रहा हूं आप लोगों को, लेकिन समझिएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया, जैसे कि अब समझो एक व्यक्ति है, मेरे से व्यक्ति जो कि चाय प्रेमी है, बहुत चाय पीता हूँ, मतलब हद से ज्यादा चाय पीता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे सामने एक विकल्प और है कॉफी का। कॉफी का अभी क्या है, चाय की कीमत है 10 रुपए प्रति कप, कॉफी की कीमत है 25 रुपए प्रति कप। लेकिन हुआ क्या कि चाय की कीमत बढ़कर के हो गई 50 रुपए प्रति कप। अब हो गया है हम लोग के सरिया में एक दो जगह पर चाहे 50 रुपए का एक कप मिलता है,
ठीक है, अब पीने की इच्छा ही नहीं करती, चाय पीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है देख करके। तो अब चाय की कीमत हो गई 50 रुपये, कॉफ़ी 25 रुपये का भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम चाय से धीरे से शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी पर। तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूट वस्तु हो गई। चाय महंगा हुआ, भाड़ में जाए चाय, कॉफ़ी इतना भी थोड़ा चाय के लिए प्रेमी की पॉकेट में खत्म कर देंगे, नहीं है ना। तो सब्स्टिट्यूट वस्तु होती है जो कि प्राइस बढ़ने पर दूसरे वस्तुओं का स्थान ले लेती है। मुझे चाय कॉफ़ी दोनों पसंद था, मेरे लिए दोनों में बहुत इशू नहीं था। चाय का कीमत बढ़ा, मैंने चाय बंद कर दिया, मैंने कॉफ़ी पर शिफ्ट कर। सिंपल लॉजिक है, एकदम बेसिक है। अच्छा और समझो भाई, और समझो, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सब्स्टिट्यूट वस्तुओं का। जैसे कि आप आप आपके पास दो प्रकार की गाड़ियाँ थी, एक थी पेट्रोल गाड़ी और एक थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। पेट्रोल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई, आप क्या करोगे, सीधे से आप शिफ्ट कर जाओगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। क्यों, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता है। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये होती है सब्स्टिट्यूट वस्तुओं का एग्जाम्पल, ठीक है। बेसिक, आप पेप्सी और कोक दोनों पी रहे थे, आपको पेप्सी भी अच्छा लगता था, आपको कोका कोला भी अच्छा लगता था। आपने क्या किया, पेप्सी का दाम बढ़ा, आपको कोला पर शिफ्ट कर गया। भाड़ में जाए पेप्सी, मेरा कोई उससे प्रेम थोड़ी है कि मैं उसी पर टिका रहूंगा, अपने पॉकेट से प्रेम है भाई, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का स्थानापन्न वस्तुओं का एग्जाम्पल। अच्छा भाई और समझिए, कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री वस्तु क्या होती है, पूरक वस्तु क्या होती है। जैसे ही फ्यूल की कीमत बढ़ी, आपने कार का प्रयोग कम कर दिया, आप क्या कर गए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट कर, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करें। क्यों, क्योंकि फ्यूल की कीमत बढ़ चुकी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं में जब एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे का डिमांड अपने आप कम हो जाता है, दूसरे का डिमांड अपने आप यहाँ पर कम हो जाता है। बेसिक लॉजिक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क के तौर पर दिए, और मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, देखो अभी मैंने आपको एक लाइन समझाया ना फिरा गोरखपुरी वाला, तो भाई रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे झेल जाओगे, ठीक है। और इसीलिए रिवीजन के लिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि भाई डेली कम से कम 2 घंटे का समय रिवीजन के लिए आप लोग फिक्स करो, ठीक है। आज की क्लास इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी, तबीयत थोड़ा सा खराब है, बट फिर भी मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास किया है। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग जरूर बताओ कि आपने ये पूरी क्लास की और कैसी लगी क्लास। अगर क्लास आपको इफेक्टिव लगती है, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो हमारा पूरा बैच चल रहा है, बैच ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया, पीडीएफ हमने शेयर कर दिया, आप लोग ज्वाइन करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, ठीक है। 349 का है, बहुत बहुत एफोर्डेबल बैच, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। तो इसको ज्वाइन करिए, अपना क्लासेस करना स्टार्ट करो। प्लस कमेंट सेक्शन में सब लोग, मेरे भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी, सो दैट कि मैं आगे की क्लास में, ठीक है, उस क्वालिटी को और इन्हेंस और अच्छे से करने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरे पास जो कंटेंट है मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। उसके लिए आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब लोग फीडबैक दो, मिलते हैं आप लोग अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।